हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग इन स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। बच्चों, मैं अभय यादव आपका अपने चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों से कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए और आप लोगों से नहीं रूबरू हो पाए, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलेगा, लगातार मिलेगा। तो बच्चों, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक वो था क्लास 11th भौतिक विज्ञान का थर्ड टॉपिक जो हमारा है सरल रेखा में गति। ये मैकेनिक्स का एक पार्ट है, ठीक है, जो शुद्ध गतिकी का पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे हैं शुद्ध गतिकी, मैंने बताया था आप लोगों को पूरा डिटेल इसका। तो ये हम लोग शुद्ध गतिकी पढ़ रहे हैं, शुद्ध गतिकी, और इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? गति के बारे में पढ़ते हैं। गति के शुद्ध गति के नाम से पता चल रहा है, गति के बारे में स्टडी करते हैं और गति के कारण नहीं बताते हैं इसमें, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग गति के कारण नहीं बताएंगे, सिर्फ गति के जो टर्मिनोलॉजी होते हैं सिर्फ उनको जानेंगे। गति के टर्मिनोलॉजी क्या क्या होते हैं? जैसे पोजीशन मीन्स स्थिति, पहला टॉपिक होगा हमारा स्थिति। दूसरा होगा अपना डिस्टेंस मीन्स दूरी। फिर तीसरा होगा डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, ठीक है। तो बेटा ये 3 टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग कवर करेंगे चाल, वेग और त्वरण। तो हम ये 6 टर्मिनोलॉजी को, ये गति के जो 6 टर्मिनोलॉजी होते हैं, इसको बोलते हैं स्पीड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इन टॉपिकों को हम लोग यहाँ पे इन टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, इन टर्मिनोलॉजी को पहले जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ शुद्ध गति के बारे में स्टडी करेंगे, शुद्ध गति के बारे में स्टडी करेंगे। इसके काज नहीं हमको नहीं बताने होंगे, कारण बताने वाली जो चैप्टर होगा वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग इन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं जो हमने पढ़ाया था। इसके पहले जो हमने पढ़ाया है उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो बच्चों, इसके पहले हमने जो बताया था जो टॉपिक, वो था पहला टॉपिक मैंने बताया था बिंदुवत वस्तु की अवधारणा। बिंदुवत वस्तु की अवधारणा बच्चों, ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, बिंदुवत वस्तु की अवधारणा, ठीक है। इसमें हमने बताया था बिंदुवत वस्तु क्या होती है, ठीक है बेटा। तो बिंदुवत वस्तु क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी, यदि किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में नगण्य होता है, तो वहाँ पे हम उसको क्या मान लेते हैं बेटा? बिंदुवत वस्तु मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमने बताया था निर्देश तंत्र को समझिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। निर्देश तंत्र को यहाँ पे समझिए। हमको हमारा निर्देश तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमको निर्देश तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये निर्देश तंत्र होता क्या है, ठीक है बेटा। ये निर्देश तंत्र जो होता है, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, ध्यान से सुनिएगा, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष यहाँ पे बिंदु O जो होता है ये, ठीक है, जहाँ पे ये 3 अक्ष काटते हैं इसको परपेंडिकुलरली, ये तीनों अक्ष एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, जहाँ पे ये कट करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु के सापेक्ष ही हम किसी वस्तु की स्थिति के बारे में स्टडी करते हैं, स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं, बताते हैं कि वस्तु स्थिर अवस्था में है या गति की अवस्था में है, ठीक है बेटा।
तो इस मूल बिंदु के सापेक्ष ही बताते हैं। इसी तंत्र को हम बोलते हैं निर्देश तंत्र। इसी तंत्र को निर्देश तंत्र बोलते हैं, जिसके सापेक्ष कोई प्रेक्षक होता है। वो प्रेक्षक किसी वस्तु की गति या स्थिति के बारे में बताता है, व्याख्या करता है। ठीक है बेटा, तो इसी को हम बोलते हैं निर्देश तंत्र। इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है किसी वस्तु के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, हमको एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस। इसमें ये जहाँ कट करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसमें एक घड़ी रख देते हैं जो कि ये टाइम मेजर करने के लिए। ठीक है, किसी वस्तु का कितनी दूरी पे है और कितने टाइम में ये कोई वस्तु अपना पोजीशन चेंज कर रही है, ये टाइम मेजर करने के लिए यहाँ पर रख देते हैं। तो ये कंप्लीट क्या होता है, निर्देश तंत्र हो जाता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3 अक्ष हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कोई कण हमारा पॉइंट P पे स्थित है, तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x, y और z। ठीक है बेटा, अब देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, निर्देशांक क्यों बता रहा हूँ, इसका बहुत ही ज़्यादा रोल होगा अभी जब हम आपको गति और विराम की अवधारणा को बताएंगे। ठीक है, गति के प्रकार को बताएंगे, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन को जब एक्सप्लेन करेंगे तब इन निर्देशांक की ज़रूरत पड़ेगी। ये x, y, z का मतलब क्या है, x डिस्टेंस, y डिस्टेंस और z डिस्टेंस पे ये वस्तु की स्थिति को व्यक्त कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये x, y यहाँ पे 3 एक्सिस हैं, इसलिए यहाँ पे 3 निर्देशांक होंगे। जहाँ पे 2 एक्सिस होंगे वहाँ पे 2 निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो ये रहा निर्देश तंत्र के बारे में मैंने बताया था। फिर निर्देश तंत्र के प्रकार मैंने बताया था। निर्देश तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमने बताया था कार्तीय निर्देश तंत्र, दूसरा बताया था गोली या ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र, या तीसरा बताया था मैंने बेलनाकार। बेलनाकार और ध्रुवी को हम लोग अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आगे के हायर क्लास में उसकी स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कार्तीय निर्देशांक तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो मैंने बनाया है ये कार्तीय निर्देश तंत्र ही है। ठीक है बेटा, तो अब आगे चलते हैं। हम लोग आगे बताए थे विराम और गति की अवधारणा। विराम और गति की अवधारणा और गति की अवधारणा। हम कोई वस्तु विराम में है, कोई वस्तु स्टॉप है, तो हम कैसे बताएंगे, फिजिक्स के भाषा में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कोई वस्तु स्थिर है, और कोई वस्तु गति है तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कोई वस्तु गति में है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, निर्देश तंत्र से ही बताते हैं। ठीक है, अगर हमारे निर्देशांक ये जो हैं, निर्देशांक समय के साथ साथ क्या हो रहे हैं, बदल रहे होते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि वस्तु क्या है, गति कर रही है। अगर ये हमारा निर्देशांक जो है समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम ये कह देते हैं कि वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है। ठीक है बेटा, जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि कोई प्रेक्षक है, ज़मीन पे खड़ा है, ज़मीन पे खड़े होकर के और किसी पेड़ या किसी मकान को या पहाड़ को देखता है, तो वो बोलता है कि ये पेड़, मकान, पहाड़ ये सब क्या हैं, स्थिर हैं। ठीक है, अब अगर वही प्रेक्षक जो होता है, अगर एक रेलगाड़ी में बैठ के सफ़र करता है, तब देखता है, तो वो बताता है कि ये आपके पेड़, मकान ये सब मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देश तंत्र जो है, प्रेक्षक निर्देश तंत्र जो है, वहाँ पे एक जगह पे स्थिर निर्देश तंत्र है, एक जगह पे निर्देश तंत्र क्या है, मोशन में है। तो इस वजह से वहाँ पे भिन्न भिन्न स्थितियों में, निर्देश तंत्र के भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न आपके प्रेक्षण आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो निर्देश तंत्र बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी वस्तु के स्थिति या गति के बारे में व्याख्या करने के लिए। तो अभी हम विराम और गति की अवधारणा को हम यहाँ पे कैसे समझेंगे, किसी निर्देशांक में के पोजीशन में अगर कोई निर्देशांक चेंज हो रहा है तो वहाँ पे बोलेंगे वो गति में है। अगर निर्देशांक नहीं चेंज हो रहे हैं किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, तो हम बोल देंगे वहाँ पे क्या है, वो स्थिर अवस्था में है। ठीक है बेटा, तो अभी ये विराम और गति की अवधारणा हो गया। और विराम और गति एक सापेक्षिक टर्म है। ठीक है,
हम इनको किसी न किसी के सापेक्ष बताते हैं। किसी का विराम अवस्था में कोई वस्तु है या कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो हम किसी न किसी चीज़ के सापेक्ष बताएंगे। सापेक्षिक टर्म है ये लोग, ये दोनों विराम और गति। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमने बताया था गति के प्रकार। गति के प्रकार हमने दो आधार पे बताया था, एक निर्देश तंत्र के आधार पे या बीमा के आधार पे, और दूसरा हमने बताया था आपका कण उसके गति के प्रकृति पे हमने बताया था। तो बीमा के आधार पे हमने 1D 2D 3D बताया था, 3D मोशन यानी एक बीमी गति, द्विबीमी गति और तीन बीमी गति। और गति के प्रकृति के आधार पे हमने बताया था स्थानांतरित गति और आपका घूर्णन गति और आपका दोलन गति। ठीक है बेटा। तो हमने बताया था 1D मोशन क्या होता है, 2D मोशन क्या होता है, 3D मोशन क्या होता है। हमने इसी निर्देश तंत्र के आधार पे ही बताया था। अगर किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु के सिर्फ एक निर्देशांक चेंज हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए x ही चेंज हो रहा हो, y और z आपका शून्य हो, कोई चेंज ना हो उसमें, तो उस कंडीशन पे हम कह देते हैं कि एक बीमी गति है। अगर दो निर्देशांक चेंज हो रहे होते हैं, मान लीजिए x y चेंज हो रहा है या कोई भी दो निर्देशांक चेंज हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम कह देते हैं कि ये एक प्लेन में मोशन कर रहा है, ये 2D मोशन है। और अगर तीनों निर्देशांक चेंज हो रहे होते हैं तो हम वहाँ पे कह देते हैं कि त्रिविमीय गति हो रही है। स्थानांतरित गति का मतलब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा होता है। ठीक है, इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो वहाँ पे हम कहेंगे स्थानांतरित गति है। और एक घूर्णन गति होता है। घूर्णन गति क्या होता है? एक अक्ष के परितः मोशन होता है इसमें, तो वहाँ पे हम कह देते हैं कि वस्तु घूर्णन गति कर रही है। ठीक है। और आपका उसके बाद दोलन गति क्या होता है? दोलन गति क्या होता है? ये ऐसी गति होता है जो कि अपने ही पाथ को समान समयांतराल में अपने ही पाथ को क्या करता है? रिपीट करता है, तो वो दोलन गति होता है। तो हमने ये गति का प्रकार होता है। ठीक है बेटा। तो ये बेसिक चीज़ें था। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना है टर्मिनोलॉजी को, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आज हम लोग चलेंगे अपने मेन टॉपिक पे, जिसको हम लोग पढ़ना है वो है आपका, आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है आपका सरल रेखा में गति। ठीक है, 1D मोशन जिसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऋजुरेखी गति भी बोलते हैं। ठीक है, ये शुद्ध गतिकी का ही पार्ट है। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज सरल रेखा में गति। हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा सरल रेखा में गति। इसी को हम बोलते हैं ऋजुरेखी गति, ऋजुरेखीय गति। ठीक है बेटा। और या इसी को बोलते हैं एक बीमीय गति, एक बीमीय गति, जिसे हम बोलते हैं 1D मोशन। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं 1D मोशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं 1D मोशन। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है बेटा, इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, हम इसी को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इसको सरल, इन सब का मतलब होता है सरल रेखा ही होता है। अब बताओ सरल रेखा कितने तरीके का हो सकता है? एक तो हम सरल रेखा ऐसे खींच सकते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये लेफ्ट, इधर है RIGST। ठीक है, और ये आपका लेफ्ट टू राइट। और एक हम क्या खींच सकते हैं? अप डाउन। ठीक है बेटा, इस तरह से हम रेखा खींच सकते हैं। तो हमारा क्या होगा? कोई वस्तु क्या होगा? इसी सरल रेखा पे मोशन कर रही होगी, एक इस तरह लेफ्ट टू राइट और एक अप टू डाउन। तो ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट टू राइट वाला का स्टडी करेंगे, फिर अप टू डाउन का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग लेफ्ट टू राइट वाले का स्टडी करेंगे। तो बेटा अब अगर 1D मोशन स्टडी करते हैं तो इसमें हम सब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अगर लेफ़्ट टू राइट मोशन कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमको एक मूल बिंदु की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी मूल बिंदु मान लीजिए वो है, किसी वस्तु का मूल बिंदु से ही हम क्या करेंगे? किसी वस्तु के पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कुछ भी होगा, हम इसी मूल बिंदु से ही दिखाते हैं, बताते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है,
तो इसी मूल बिंदु से ही बताते हैं, यही भी हमारा निर्देश तंत्र होता है, ठीक है। इसी के सापेक्ष हम बताते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं तो कोई वस्तु या तो मूल बिंदु के लेफ्ट में जाएगी या तो मूल बिंदु के राइट में जाएगी। अब बताओ यहाँ पे दिशा का क्या खेल है, यहाँ पे सिर्फ दो ही दिशा है, दो ही पॉसिबल दिशा है। अब मूल बिंदु के या तो हम ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे। तो 1D मोशन का या सरल रेखा गति का एक सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें दिशा का कोई भ्रम नहीं होता है। इसमें अगर एक दिशा हम पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी दिशा नेगेटिव ले लेंगे, सिर्फ क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही दिशाएं होती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम वेक्टर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। वेक्टर का प्रयोग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको वेक्टर का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे दो ही दिशाएँ होंगी। अगर मैंने राइट में प्लस माना है तो लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। अप में मैंने प्लस लिया है तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी अपन लोग चलते हैं, इसके टर्मिनोलॉजी को जानते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक आप लोग डालेंगे वो डालेंगे पोजीशन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं इसके जो सरल रेखा गति में जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। पहला हेडिंग होगा हमारा पोजीशन। पोजीशन को समझते हैं, पोजीशन क्या होता है। पोजीशन में किसी वस्तु की स्थिति के बारे में समझते हैं। स्थिति मीन्स पोजीशन, किसी वस्तु का पोजीशन। आइए बेटा समझते हैं पोजीशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन समझते हैं। किसी सरल रेखा में, आप लोग ये लिखते चलिएगा, किसी सरल रेखा में गतिशील कण प्रत्येक क्षण एक निश्चित स्थिति को प्राप्त करता है, जिसे x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा। तो आप पहले इसी डिफिनीशन को लिख लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं स्थिति को हम कैसे मापते हैं। ये आपका स्थिति का डिफिनीशन है, ठीक है। अब हम बताते हैं स्थिति को हम कैसे नापते हैं, ठीक है। स्थिति का मापन, अब आप लोगों का नेक्स्ट हेडिंग होगा स्थिति का मापन। स्थिति का मापन हम कैसे करते हैं, किसी वस्तु की स्थिति को हम कैसे मापते हैं एक सरल रेखा में, ठीक है बेटा। स्थिति का मापन या इसी को बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। ठीक है बेटा। मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, हम किसी वस्तु का पोजीशन कैसे मापते हैं। किसी वस्तु के पोजीशन को मापने के लिए बेटा आपके तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। पहला क्या होता है, मूल बिंदु, ठीक है। पहला मूल बिंदु, दूसरा दिशा, ठीक है। तीसरा आपका मात्रक, ठीक है। तो बताओ मूल बिंदु कैसे हम चूज करेंगे, मूल बिंदु हम कहाँ मानेंगे कि ये मूल बिंदु होता क्या है। तो बेटा मूल बिंदु वो होता है जैसे आपका किसी भी वस्तु के गति या किसी वस्तु की स्थिति के बारे में व्याख्या करने के लिए हमको एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसके सापेक्ष हम उसकी स्थिति को हम बताते हैं या उसकी गति के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे बेटा कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी कण मान लो या कोई मान लो एक चिड़िया है, एक चिड़िया यहाँ पे है, ठीक है। इस चिड़िया का अगर हमको पोजीशन बताना होगा तो हम कहीं न कहीं एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। एक पॉइंट के अबाउट ही हम चिड़िया के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो वो जो पॉइंट होगा उसी को हम मूल बिंदु कहेंगे, ठीक है। अब वो मूल बिंदु कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि ये चिड़िया की स्थिति किसी पेड़ से इतना दूरी पे है, किसी घर से इतना दूरी पे है, किसी पहाड़ से इतना दूरी पे, मतलब किसी भी एक निश्चित पॉइंट के सापेक्ष ही हम बताएंगे इसकी दूरी। जिसके सापेक्ष बताएंगे उसी को वहाँ पे ही हमारा क्या होगा, मूल बिंदु होता है, ठीक है बेटा।
तो अब हम लोग समझते हैं कि ये मूल बिंदु को हम क्या कर सकते हैं, स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से चुन सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से इसका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, हम कहीं भी मूल बिंदु को कहीं भी मान सकते हैं, बट एक चीज़ इसमें ध्यान देना है, अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से चुनाव, इसका जो चुनाव करते हैं अपनी स्वेच्छा से करते हैं, अपनी स्वेच्छा से चुनाव। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान देना है, जहाँ पे मूल बिंदु मानेंगे वहाँ पे जो पोजीशन होगा वो x = 0 होगा। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, एक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सरल रेखा में गति, एक मान लीजिए सरल रेखा में रेखा है। अब हमने एक मूल बिंदु यहाँ पे मान लिया, मान लो ये आपका क्या है, मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है। अब ये मूल बिंदु है, अब यहाँ पे अगर पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन यहाँ पे 0 होगा बस। ठीक है बेटा, अब मूल बिंदु हो गया, अब हमने मूल बिंदु का चुनाव कर लिया। अब ये हम क्या करते हैं, स्वेच्छा से इसका चुनाव करते हैं। मूल बिंदु के ही सापेक्ष हम क्या करते हैं, किसी वस्तु के पोजीशन को मापेंगे। ठीक है बेटा, अब इसकी दिशा के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर दिशा के बारे में बात करेंगे तो इसका राइट साइड है और इधर क्या है, आपका लेफ्ट साइड है। अगर मान लीजिए हम अप और डाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने मूल बिंदु माना, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है, हमने इधर मूल बिंदु लिया, तो ये यहाँ पे इसका पोजीशन x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, मूल बिंदु पे पोजीशन क्या होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, ये अप डाउन का है, इधर अप है और इधर क्या है बेटा, डाउन है। तो राइट साइड में जो दिशा हमने मान लिया इधर पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, सिर्फ मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 ही दिशा पॉसिबल है, एक लेफ्ट, एक राइट, एक अप और एक डाउन। अगर स्ट्रेट लाइन आपका खड़ी रेखा है, वर्टिकल है, ठीक है, तो वहाँ पे अप डाउन होगा। अगर हॉरिजॉन्टल है तो वहाँ पे लेफ्ट राइट होगा। अगर वस्तु हॉरिजॉन्टल में मोशन कर रही होगी तो वहाँ पे लेफ्ट राइट होगा। अगर अप डाउन मोशन कर रही होगी तो वहाँ पे आपका अप होगा और डाउन होगा, अगर ऊपर नीचे मोशन कर रही होगी तो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम राइट साइड में देखेंगे दिशा तो इसका पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में दिशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे मूल बिंदु से अप देखेंगे तो यहाँ पे दिशा पॉजिटिव होगा, और मूल बिंदु के अगर डाउन देखेंगे तो यहाँ पे दिशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो दिशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 ही दिशा पॉसिबल होता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम ये मूल बिंदु से इधर हम स्थिति किसी वस्तु का नापते हैं तो यहाँ इधर नापेंगे तो +1 +2 +3 +4। ठीक है, इधर +5। ठीक, और इधर नापेंगे तो -1, इधर -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कोई वस्तु हमारा है, इधर यहाँ पे स्थिति है, ठीक है, मान लो कोई वस्तु किसी टाइम पे यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर इसका पोजीशन पूछ रहा है तो बेटा पोजीशन आप क्या बताओगे, x = +4। अगर मान लो कोई वस्तु यहाँ पे स्थिति है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है, तो आप यहाँ पे इसका पोजीशन अगर पूछ रहा है तो क्या बताओगे, -3। कहाँ से पोजीशन बता रहे हैं हम, पॉइंट मूल बिंदु से हम पोजीशन बता रहे हैं। यहाँ पे भी पोजीशन हम कहाँ से बता रहे हैं, मूल बिंदु से। अगर +4 दिया है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये वस्तु जो है राइट साइड में है, राइट साइड में, मूल बिंदु से राइट साइड में है। क्या, कितने पे, +4 पे। और अगर -3 दिया है तो मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में है, कितने पे, -3 पे। इसका पोजीशन क्या है, -3 है। ठीक है बेटा, तो हमेशा जो पोजीशन बताएंगे मूल बिंदु से बताएंगे, किसी वस्तु का पोजीशन हमेशा मूल बिंदु से बताएंगे। यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए, किसी वस्तु का पोजीशन, किसी वस्तु का स्थिति हमेशा मूल बिंदु से बताते हैं, मूल बिंदु से बताते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप एक नोट पॉइंट डाल के लिखिएगा। ठीक है, तो अब ये हुआ हमारा मूल बिंदु पता चल गया और दिशा पता चल गया। और ऐसे ही अप डाउन के केस में भी ऐसे ही होगा, इधर +1, इधर +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4, इधर आपका माइनस होगा। अगर कोई वस्तु यहाँ पे स्थित है तो अगर पोजीशन पूछ रहा है बताइए तो आप पोजीशन बता दोगे, x +5। +5 का मतलब हम ये समझ जाएंगे, अप डाउन में अगर है तो प्लस का मतलब ये समझ जाएंगे मूल बिंदु से क्या है, ऊपर है वस्तु का पोजीशन। अगर यहाँ पे है
तो इसका पोजीशन क्या होगा, x बराबर -2 होगा। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि वस्तु का पोजीशन जो है वो आपका डाउन साइड है, यानी नीचे की तरफ है मूल बिंदु से। ठीक है बेटा, तो ये हुआ आपका ये पोजीशन का हुआ दो पॉइंट। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक यहाँ पे मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी दिखा रहा है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो पोजीशन स्थिति का मात्रक भी क्या होगा बेटा, मीटर होगा। इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो आई थिंक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गया होगा, पोजीशन स्थिति को कैसे मापते हैं, ये सब सारी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसको एज इट इज़ जैसा है वैसे ही आप लोग लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। सारी चीज़ें आप, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट और लाइक कर हमें अप्रिसिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाता है। और हमारे वीडियोज़ को रेगुलर पाने के लिए हॉटस्पॉट लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच।